आई होप मैं यूट्यूब पे भी लाइव आ चुका हूँ। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज़ बताओ बेटा। ये हमारा लास्ट डेमो लेक्चर है यूट्यूब का। लास्ट डेमो लेक्चर है यूट्यूब का। सभी ने ऐप जो है आई होप ज्वाइन कर लिया होगा। डन। वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी अच्छा हूँ, रिकवर हो रहा हूँ। ठीक है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा शुभम, पार्थ, यस देव, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वैसे पढ़ने लायक ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब रेडी रहना, मैं आपको होमवर्क भी देते रहूँगा। जस्ट हमारे क्लास के बाद हाफ आवर का आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। और मैं ये बता दूं, कोई अगर ये सेशन पहली बार यूट्यूब पे देख रहा होगा तो ऑलरेडी थिंक जीएसटी थिंक विशाल ये चैनल पे या मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर 00 और लेक्चर 01 पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपडेट किया है। तो ये आपको हमारे चैनल पे थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे मिल जाएगा। ठीक है, और अब ये लेक्चर 01 का पार्ट 2 है। आई रिपीट, लेक्चर 01 का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करने। बोला सभी ने? अरे बोला या नहीं बोला? बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, बताओ प्लीज। बोला या नहीं बोला सभी ने? चलिए जस्ट मिनट। चलो दोस्तों, चैप्टर 1 इसमें हमने ये देखा था कि जस्ट टैक्स के बारे में बेसिक, ये कोई एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एक बेसिक लेवल पे डिफरेंस देखा था। उसके बाद में हाँ, टैक्स हिरार्की। टैक्स हिरार्की भी कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। ओके, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा सुप्रीम लॉ है। सारे एक्ट्स जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है। एक्ट जो है पास बाय पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं विधानसभा, ये स्टेट लेवल पे। उसके बाद में रूल्स फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रेगुलेशन फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, नोटिफिकेशंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, और सर्कुलर सीबीआईसी स्पेशली जहाँ एम्बिग्विटी होती है। फिर हमने ओके इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वगैरह देखा था। नेक्स्ट, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, लिस्ट ऑफ टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी हमने यहाँ पे देखा। नाउ ओके, प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी या यू कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ओके, तो ये जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नो डाउट ये वैट ही है एक तरह का, क्योंकि क्रेडिट मिलते हैं। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, हर स्टेज पे क्रेडिट मिलते हैं। जीएसटी क्रेडिट आपके परचेसेस पे मिलते हैं। फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे है, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट अवॉइड करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बाद में एग्जाम में एक बार ये सवाल पूछा था, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। एग्जैक्ट सेम थेरी क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चनर में लिया है। क्वेश्चन नंबर, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको दिया है। तो वो थेरी क्वेश्चन रेफरेंस के लिए दिया है कि वो एग्जाम में पूछा गया था। ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, सेम पॉइंट्स वहाँ लिखना है। फेडरल ओके, मेन पॉइंट्स क्या हो गए कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। ओके, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ लेवी करती है। उसके बाद में सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली गुड्स और सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, और अक्रॉस इंडिया ये अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड
कश्मीर। हाँ, इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो वो केस में IGST लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ड्यूअल मॉडल ऑफ GST में देखे थे। ओके, ऐप पे स्टार्ट हो गया बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये GST का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, चलो ठीक है, ये तो पढ़ना ठीक है, पढ़ लेना। जो CMA कर रहे हैं, CS स्टूडेंट है, तो मैं उनको ये कह दूं कि कंपेंसेशन सेस के बारे में उनको शॉर्ट नोट आई थी एक बार, तो CMA भी आ सकती है। तो कंपेंसेशन सेस जो है, ये GST कंपेंसेशन सेस क्यों लगाया गया, तो कंपेंसेट सम स्टेट विच में सफर्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ GST। ये इनिशियली 5 साल के हिसाब से लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं। चलो बेटा, अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं। GST और टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, सम स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स इंप्लीकेशन क्या रहेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक नेक्स्ट पेज पे एक कॉन्सेप्ट है, वहां आ जाइए। सर आप मैसेज देख पा रहे हो? हाँ बेटा, मैं मैसेजेस देख पा रहा हूँ आपके। मैं मैसेजेस देख पा रहा हूँ आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर GST, जब 2017 में GST लाना था तो यहाँ पे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद कि कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल GST में लाए गए, और वो स्पेसिफिक आर्टिकल जो यहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क बताते फॉर GST, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि ऑल एक्ट और ऑल लॉ इमेनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो GST के लिए कौन से आर्टिकल और कौन सी एंट्री सपोर्ट करती है कि भाई यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यस जाओ इंडिया में GST लगाओ और टैक्स कलेक्ट कर लो। तो यहाँ आपको अगर याद होगा, यस आपके रजिस्टर में आप ये स्क्रिबल कर सकते हो। मैं मेरे स्पीड में आपको करना पड़ेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, ये अच्छी बात है, आप अपने आप को एंगेज रखोगे डिस्कशन में, पर मेरे स्पीड में आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद होगा तो आर्टिकल 246 का भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें शेड्यूल 7 पढ़ा होगा। शेड्यूल 7 में टोटल 3 लिस्ट दी है। कोई बता सकता है कि कौन सी 3 लिस्ट है? कोई बता सकता है कौन सी 3 लिस्ट है? यस और नो? यस, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ओके लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ओके, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ओके, लिस्ट 1 ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, स्क्रिबल नोट्स में आप मेरे साथ इन्वॉल्व होकर लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट, वेरी गुड, आप सभी को याद है, अच्छी बात है। स्टेट लिस्ट और नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट, नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यूनियन लिस्ट में ओके ऐसे 97 एंट्रीज है, और ये 97 एंट्रीज पे लॉ बनाने का पावर सेंट्रल के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। ओके, तो लॉ बनाने के पावर पार्लियामेंट के पास है। दूसरा, यहाँ पे स्टेट लिस्ट में जो एंट्रीज है उसमें लॉ बनाने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं, तो इनके पास पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट, अब कॉन्करेंट लिस्ट में लाइक एग्जांपल एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर, टेररिज्म, ओके ऐसे कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया जहाँ ओके सेंट्रल और स्टेट, जहाँ सेंट्रल ओके और स्टेट दोनों भी लॉ बनाएंगे, ओके बोथ सेपरेट लॉ बनाएंगे इस सब्जेक्ट पे। ओके, एजुकेशन पे सेंट्रल बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड भी है, तो दोनों यहाँ पे सेपरेट लॉ बनाएंगे। ओके, दोनों भी सेपरेट सेपरेट बनाएंगे, साथ में कंबाइन होके नहीं बनाएंगे। पर ये ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि लिस्ट 1 में जो एंट्रीज दी है वहाँ स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे कस्टम्स की एंट्री है, इनकम टैक्स की एंट्री है, एक्साइज की एंट्री है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, वहाँ सेंट्रल है, सेंट्रली लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट 2 में जो है लॉ यहाँ पे स्टेट ही बनाएगा, वहाँ सेंटर जो है
इंटरफेयर नहीं करेगा। पर ओके यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इवन दो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट। ओके दोनों गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बनाती है अपने सब्जेक्ट्स पे, लेकिन ओके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये सोचा गया था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जहाँ सेंट्रल पर भी लॉ होना चाहिए जो पूरी इंडिया को लागू हो, और अपने स्टेट में स्टेट को भी यहाँ पे पावर मिलनी चाहिए कि उसके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाए, जैसे एजुकेशन, टेररिज्म वगैरह। तो यहाँ दोनों लॉ बनाते पर सेपरेट सेपरेट, मिलकर नहीं बनाते। अब चैलेंज क्या हुआ यहाँ पे? चैलेंज ये हुआ कि जीएसटी जो लॉ लाना था, जीएसटी सेंट्रल एंड स्टेट, आई रिपीट, सेंट्रल और स्टेट को मिला के लॉ बनाना था। ओके यानी ऐसा नहीं हो सकता था कि सेंट्रल जीएसटी लॉ अलग, स्टेट के अपने जीएसटी लॉ अलग, ऐसे नहीं हो सकता था। ओके दोनों मिलकर साथ में बैठकर एक जैसा, जिसे वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट में लाया जाए, यानी सिंगल टैक्स वन टैक्स कोडिंग में लाया जाए। ओके बनाएंगे स्टेट अलग अलग पर कोडिंग सबकी सेम होगी, फ्रेमवर्क सबका सेम होगा, प्रोविजन सबकी सेम होगी, चार्जेबिलिटी सबकी सेम होगी। तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल और स्टेट मिलके, ओके सेंट्रल और स्टेट मिलके यहाँ पे लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है सेंट्रल और स्टेट, अब प्रॉब्लम क्या हो गया था? ओके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 246 तो था, लेकिन आर्टिकल 246 में ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी जिसमें दोनों मिलकर साथ में बैठकर कॉमन प्रोविजन में लॉ बनाया जाए। हाँ कॉन्करेंट लिस्ट थी जहां पे दोनों सेपरेट सेपरेट लॉ बना सकते हैं लेकिन मिलकर नहीं बना सकते हैं। और जीएसटी में हम जो कोड लाने वाले थे, यानी जीएसटी लॉ लाने वाले थे, जीएसटी में क्लियर था कि एक जैसा लॉ बने सो दैट कि पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज जाए कि अब इंडिया में डिफरेंट लॉज नहीं है, सिंगल यूनिफाइड कोड सिस्टम है, आप आ जाओ। ओके आपके कंप्लायंसेस बहुत ईजी हो गए और साथ साथ में इंडियन इंडस्ट्री को भी हमें ये बेनिफिट देना था। तो फिर ये सोचा गया कि नहीं यार, ये आर्टिकल हेल्प नहीं करेगा जीएसटी लाने के लिए। ओके इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, और यहां पे जो है नाउ ओके जीएसटी के लिए एक स्पेशल एंट्री लाई गई, और ये एंट्री नंबर आपको याद रखना है, और वो है आर्टिकल 246A। आई रिपीट आर्टिकल 246 से ये स्पेसिफिक एंट्री लाई गई फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। और अब आर्टिकल 246A क्या कहता है? ओके फॉर जीएसटी लाया गया, तो आर्टिकल 246A क्या कहता है? देखो क्या कहता है, यहां समझ लो। आर्टिकल 246A स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? यहां तक समझ में आया होगा तो फटाफट, अब देखो हमारे इंटरेक्शन का तरीका ये एब्रीविएशन ही हो सकता है, इसलिए फटाफट वन टाइप करो। जिसके भी समझ में आया होगा फटाफट वन टाइप करो। डन, ठीक है। तो अब देखो आर्टिकल 246A जो क्या कहता है। यस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट हो चुके हैं। ओके आप मेरे साथ इस एब्रीविएशन से ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है फटाफट लाइक करो और यहाँ पे वन टाइप करो, ठीक है। चलिए अब ये क्या कहता है देखो, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 254A। इवन दो लॉ बनाने, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनेगा, जिसमें आर्टिकल 246 क्या कहता है तो तीन लिस्ट को डिवाइड करता है, और 254 भी लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को देता है। अब मैं आपको एक बात कह दूं कि यहाँ पे ये कह दिया गया कि ये एंट्री ओवरराइड करेगी ओके एक वर्ड स्टार्ट होने से, और वो वर्ड था नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन दिस आर्टिकल। भाई वो आर्टिकल में कुछ भी लिखा होगा, अब हम जो कहेंगे वैसा ही होगा। ओके थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज में कहे तो ये आर्टिकल 246A कहता है कि भाई आर्टिकल 246 और 254 क्या कहता है, घंटा मुझे फर्क पड़ता है। ओके अब मैं जो कहूंगा वही होगा। अब ये क्या कहता है देखो, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। ओके अब देखो यहां पे वर्ड है एंड का मतलब है दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, दोनों सेपरेट नहीं बनाएंगे, मिलकर लॉ बनाएंगे, जहां तक कॉमन प्रोविजन फिक्स करेंगे। हाँ हर स्टेट अपने जो कॉमन प्रोविजन फिक्स हुआ उसके बेस पे सेपरेट लॉ पास ऑन करेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, हैज पावर टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड वो लॉ बनाएंगे इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। ओके जो जहां यूनियन और स्टेट लेवी करेगी। तो ये था सब
क्लॉज 1 ऑफ दिस आर्टिकल 246 है। ओके, उसके बाद में पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ। हाँ, अब ये ख्याल रखना, यहाँ क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की जो है, हाँ, कुछ जीएसटी लॉ स्पेसिफिकली पार्लियामेंट बनाएगा, वहां सेंटर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। हाँ भाई साहब, इसको हाईलाइट करो, क्या हाईलाइट करो, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ओके, और ये क्या सुन रहे हो नालायक हो? ओके भाई साहब, हाईलाइट करो। ओके भाइयों और भाइयों, हाईलाइट करो। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए इंटरस्टेट ट्रेड होगा तो वहां सिर्फ सेंटर ही लॉ बनाएगा। मतलब क्या? मतलब ओके, यहां पे आपको पता है इंटरस्टेट के केस में कौन सा टैक्स लगता है? ओके बच्चों, आईजीएसटी लगता है। ओके, होगी ना बच्ची जैसी बात? ओके, तो ऐसे केस में इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लगता है। तो दोस्तों आईजीएसटी जो है इसका लॉ सेंटर ही बनाएगी, वो स्टेट नहीं बनाएगा। इसलिए आईजीएसटी का फुल कलेक्शन सेंटर करता है, आईजीएसटी का फुल कलेक्शन सेंटर करता है। ओके, यानी आप जो कॉमन पोर्टल पे आईजीएसटी पे करते हो, क्योंकि पोर्टल तो एक ही है। ओके, हमारा क्या पोर्टल है, कोई बताएगा कौन सा पोर्टल है, कौन सी वेबसाइट है? देखना चाहता हूँ, बहुत बेसिक है। कौन सी वेबसाइट है? www. वेट कर रहा हूँ मैं, बताओ वेबसाइट बताओ कौन सी है, कौन से पोर्टल पे हम जीएसटी कंप्लायंस करते हैं? हाँ, gst.gov.in। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो जहाँ तक है, ये जो कॉमन पोर्टल पे आप आईजीएसटी पे करोगे इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, वो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। लेकिन सेंटर जो है बाद में 50% खुद रखेगा और बाद में 50% स्टेट को देगा। ओके, 50% स्टेट को देगा। कौन से स्टेट को देगा, कोई बताएगा? ओके, ओरिजिन स्टेट को जहां से सप्लाई हुआ, जैसे महाराष्ट्र, या डेस्टिनेशन स्टेट गुजरात। ओरिजिन होगा तो ओ टाइप करो, डेस्टिनेशन होगा तो यहाँ पे डी टाइप करो। फटाफट बताओ, डेस्टिनेशन, ये हुई ना बात। ओके भाई साहब, तो ये हमने देख लिया। जहां तक देखा जाए तो डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाएगा। ओके, ये ऐसा इंटरेक्शन मेरे को मजा आता है। ओके, कि भाई आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, स्क्रिबल नोट्स बना रहे हो, और रजिस्टर में मेरे साथ कुछ चार्ट्स हम चार्ट बुक में बनाएंगे, नोट्स में बनाएंगे, और इतना एंगेज होगा कि इस बार फाइनल में आईडीटी में 80 पार। आप यहाँ 40-50 मार्क के लिए नहीं बैठे हो, आप 80 मार्क्स के लिए बैठे हो। और फिर से मैं बता दूं, अगर आपको 40-50 मार्क्स मिलते हैं तो सेल्फ भी हो जाएगा, या कोई ओके छोटे आवर्स का बैच होगा उसमें भी हो जाएगा, पर आपको 80 प्लस लेना है। और सेकंड ग्रुप में डीटी से जाता आईडीटी वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप ये खुद भी समझो और अपने सारे फ्रेंड्स को सजेशन दो। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो ये हमने देखा, एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया। भाई एक्सप्लेनेशन क्या ऐड किया? ओके, ये आर्टिकल 246 से क्या कहता है? ये कहता है देखो भाई, हमने बोल दिया दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, लेकिन इंटरस्टेट होगा तो यहाँ पे पार्लियामेंट ही बनाएगी। लेकिन हम एक बात एक्सप्लेन कर देते हैं। अब कौन सी बात? भाई साहब, ऊपर ये कहते हैं कि इंडिया के सारे गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगाने का पावर है, यानी इंडिया का कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो टैक्स लगा सकते हैं। ये पावर तो दे दी, और नॉट विस्टैंडिंग पावर दे दी। अब उसके बाद में नीचे जो है वो क्या कहते हैं देखो, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस टैक्स रेफर्ड इन ओके क्लॉज 5 ऑफ 279A टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल। अब देखो, कुछ ऐसे 5 कैटेगरीज ऑफ गुड्स है। ओके, वो आपको याद आ जाएगा डेफिनेटली, आपने इंटर में पढ़ा होगा और याद आ जाएगा। ओके, तो 5 कैटेगरीज ऑफ गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगाने का पावर उस दिन से एक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, एक्शन में आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। भाई साहब, ये काउंसिल क्या होता है? अब ये तो एक नया वर्ड आ गया, जीएसटी काउंसिल। ओके, हाँ, ये पता होगा आपको, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनको पता नहीं होगा। ओके, जीएसटी काउंसिल ये एक जीएसटी परिषद है। क्या हुआ था कि भाई जब दोनों मिलकर साथ में लॉ बनाएंगे तो उसके लिए एक काउंसिल बनाना जरूरी था। पहले इसका कमिटी नाम था, फिर वो जीएसटी काउंसिल हुआ। तो एक काउंसिल बनाना जरूरी है जिसमें सेंट्रल के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो उस परिषद में, उस काउंसिल में होना जरूरी है। ओके, सो दैट कि दोनों बैठेंगे, जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी, ओके, पॉलिसीज डिसाइड होगी, डिस्कशन होगा, मेजोरिटी से वोटिंग पास होगा और वो जीएसटी लॉ बनेगा। और जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल में होगा वो
सेंट्रल लॉ अकॉर्डिंगली चेंज होगा और सारे स्टेट्स के लॉज, 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लॉज अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, सो दैट सभी एक पैरेलल लाइन पे एक जैसे चलेंगे। ओके, यूनिफाइड कोड होगा। तो एक स्पेशल काउंसिल बनाया गया अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये जो काउंसिल डिसाइड करेगा वो जीएसटी की पॉलिसी होती है। इसलिए जीएसटी में फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल तो इंपॉर्टेंट होता है, जो फाइनेंस एक्ट बनता है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है बेटा, लेकिन जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती है इन बिटवीन, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस आते हैं अकॉर्डिंगली एक्ट में, रूल्स में नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स ओके इशू किए जाते हैं और चेंजेस किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी के चेंजेस ऐसे नहीं है लाइक इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में क्या हो जाता है, एक बार फाइनेंस एक्ट हो गया तो साल भर के लिए लॉ फिक्स हो गया, तो फैकल्टी भी एकदम बिल्कुल रिलैक्स होती है कि चलो अब साल भर एक ही यहाँ पे चलता रहे और लॉ फिक्स है, ओके, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, हर महीने में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो रही है, और हर महीने में या 2 महीने में जब भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, जो भी चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं वो इमीडिएटली ओके यहाँ पे 5-10 दिन में लागू किए जाते हैं। ओके, तो ऐसे केस में मुझे बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है, वॉट एवर इट में भी। तो चलिए, तो कौन से ऐसे गुड्स है जो अभी फिलहाल तो जीएसटी नहीं है। एक है पेट्रोलियम क्रूड, आपको याद होगा। दूसरा हाई स्पीड डीजल जिसे हम एचएसडी कहते हैं। तीसरा मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो पेट्रोलियम क्रूड, सेकंड हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट, चौथा नेचुरल गैस और पांचवा एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सर ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, बता देता हूँ। ये स्पेशल पेट्रोल होता है फॉर ओके यहाँ पे एयरक्राफ्ट। ओके, एविएशन नाम ही ये बताता है, एयरक्राफ्ट के लिए एक स्पेशल पेट्रोल बनाया जाता है जिसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल शॉर्ट में एटीएफ कहा जाता है। इसके आगे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा और एटीएफ कहा जाता है। तो ये 5 गुड्स जो है ओके इसके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं है। अब मेरे वर्ड को कैच करना, क्या कैच किया आपने? ओके, आप फिलहाल कहा, मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर फ्यूचर में जीएसटी नहीं आ सकता है, फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है भाई साहब। ओके, फ्यूचर में जीएसटी आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देता है। ओके, तो ये 5 कैटेगरीज ऑफ गुड्स है। एमसीक्यू के लिए लर्न कर लेना ये 5 कैटेगरीज, कौन से गुड्स पे जीएसटी है। फाइनल लेवल पे कम चांसेस है सवाल पूछने के, लेकिन एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अब साइड में थोड़ा सा आपके पास स्पेस होगा, साइड में ये लिख दो कि यहाँ पे इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसटी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं हो, उसको एग्जम्पशन दिया गया है जीएसटी से, वो एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कवर्ड नहीं। यहाँ भी ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में आगे मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ओके, एक बार फिर से, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ख्याल रहे नेचुरल गैस कहा गया है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बायोगैस नहीं कहा, एलपीजी नहीं कहा। एलपीजी पे जीएसटी आ सकता है, आता है। ओके, बायोगैस पे भी जीएसटी आता है, लेकिन जो नेचुरल गैस जो रिसोर्सेस मिलते हैं उन्होंने वो एक्सक्लूड किया है, और इसके ऊपर जीएसटी तब से आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो इट इज कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसटी। ओके, थोड़ा सा स्पेस होगा तो यहां लिख दो, दे आर सब्जेक्ट टू सॉरी दे आर सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड वैट, जो आगे हम पढ़ेंगे, एक्साइज एंड वैट। इसके ऊपर जो 2017 के पहले टैक्सेस थे, कौन से टैक्सेस थे? एक्साइज, वैट, या इंटरस्टेट होगा तो सीएसटी, पहले इंटरस्टेट को सीएसटी लगता था, तो और इंट्रा को वैट लगता था। तो ऐसे सिचुएशन में दे आर सब्जेक्ट टू ओके, जो ओरिजिनल टैक्सेस थे 2017 के पहले, वही टैक्सेस इसके ऊपर लगेंगे। डन? यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? चलो, अब एक सवाल आपका आ सकता है, सर अल्कोहलिक लीकर के बारे में क्या आपका ख्याल है? उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, ठीक है? नहीं, एज एक सवाल आया है
क्या एसजीएसटी डिपार्टमेंट आईजीएसटी का डिमांड ऑर्डर इशू कर सकता है इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई? तो बेटा ये जो है जॉइंट पावर दी है, जिसके बारे में अपील चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और डिमांड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो, अब एक सवाल आ सकता है, बस ये बेसिक सवाल लेता हूँ कि सर ये 5 प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने जीएसटी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर ये जीएसटी में आता है तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाते हैं, क्योंकि जीएसटी हम विदाउट आईटीसी चला ही नहीं सकते। जीएसटी ये वैट बेस्ड सिस्टम है। तो क्या था, गवर्नमेंट को इसके ऊपर डबल टैक्सेस कलेक्ट करने थे। ओके, डबल टैक्सेस कलेक्ट करने थे मतलब क्या? क्योंकि एक्साइज और वैट में इसको जो है क्रेडिट नहीं मिलता है या रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके परचेसेस पे भी टैक्स लग रहा है, आउटपुट पे भी टैक्स लग रहा है और क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट को इसके कंजम्पशन जो है पब्लिक कंजम्पशन डोमिनेट करना था। तो ऐसे केस में जो पुराने टैक्स में गवर्नमेंट का ह्यूज रेवेन्यू था बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग द आईटीसी क्रेडिट। ओके, एक्साइज और वैट में इसके बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट या कुछ केस में क्रेडिट ही अलाउड नहीं थे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू अच्छा खासा था। इसलिए आज आप पेट्रोल की प्राइसेस देखो और उसमें से एक्साइज वैट डबल टैक्सेशन इफेक्ट निकाल दो तो भाई साहब 30 to 40 रुपीज़ यहाँ पे जो देखा जाए प्राइस कम हो सकती है। ये लोगों का एनालिसिस है, और ये जो अगर आप देखोगे टैक्स एलिमेंट तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि ओके 30 to 40 रुपीज़ बिकॉज ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्सेशन इफेक्ट है। नाउ ये ऐसे प्रोडक्ट है कि यहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी रेडी नहीं थे कि भाई इसको जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि जीएसटी में लाना मतलब क्रेडिट अलाउ करना, और क्रेडिट अलाउ करना तो प्राइसेस कम हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है मोदी जी थॉटफुली सोचे इसके ऊपर, इसको जीएसटी में लाने की, सो दैट प्राइसेस कम हो। ये उसका बेसिक रीजन है। बस यहाँ इसके आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना इनफ है आपको समझने के हिसाब से, वैसे इसके आगे है भी कुछ नहीं। तो ओके, चलो, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू 5 आइटम्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ, ये नॉन टैक्सेबल ऑफ जीएसटी माने जाएंगे। दूसरा 269A। अब ये 269A क्या है, यहां आ जाओ। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट आप समझ गए होंगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब ये जीएसटी आने के पहले डिस्कशन चल रहा था, तो वो डिस्कशन में एक पॉइंट ये था कि भाई जब इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी फुल रेट से लगेगा। इसका कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल करेगा। भाई साहब ये समझ गए कि इसका कलेक्शन सेंट्रल करेगा, आईजीएसटी फुल रेट से होगा। लेकिन सवाल क्या था? सवाल ये था कि भाई ये जो आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू बाद में स्टेट को मिलेगा, ये आप अभी बोल रहे हो, पर हम ये बोलने चालने पर बात विश्वास नहीं करेंगे। ओके, हमारा इस पर कोई भी फेथ नहीं है। ओके, आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लिख के दो कि ये जो है ये रेवेन्यू शेयर किया जाएगा आईजीएसटी का, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर यहाँ आप लिख के दोगे तो हम मानेंगे। इसलिए स्पेसिफिक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बनाया गया और आईजीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल को दी गई, लेकिन वो रेवेन्यू स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। ये स्पेसिफिक एंट्री में यहाँ पे कहा गया। अब देखो ये क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी उसका लेवी लॉ भी सेंटर बनाएगी, कलेक्शन भी सेंटर करेगा। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, ये भाई लिख के दे दिया इन्होंने। ओके, ये लिख के दे दिया, सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर ओके मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ लॉ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। भाई काउंसिल जिस तरह से डिसाइड करेगा, जैसे काउंसिल ने डिसाइड किया कि जीएसटी का जो 50% रेवेन्यू स्टेट को मिलेगा वो डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा, तो यह स्पेसिफिक एंट्री लाई गई कि इसका अपोर्शनमेंट होगा और सेंटर और स्टेट के साथ ये डिवाइड किया जाएगा। Explanation. For the purpose of this clause, supply of goods or service or both in the course of import into territory of India. यानी अगर import होगा तो यहाँ पे shall be deemed to be a supply of goods or service and interstate trade or commerce। मतलब क्या? मतलब अगर कोई goods इंडिया में import हो रहा है कस्टम में, तो इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। समझ लो इंडिया है, ये पोर्ट है, और पोर्ट यहाँ कोई गुड्स बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, तो ये गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसे हम बीसीडी कहते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, साथ साथ में ये इम्पोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी भी लगाया जाएगा, और ये आईजीएसटी का नाम दिया गया एसीडी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी। एडिशनल स्क्रिबल कर रहे हो ना आप, करते जाओ, मेरे साथ एंगेज होते जाओ भाई साहब, जितना मेरे साथ एंगेज होगे उतना हम टारगेट अचीव करेंगे इस बार 80 पार। ओके, तो वो टारगेट हमारा अचीव होगा, तो मेरे साथ स्क्रिबल करते जाओ। तो इंपोर्टेड गुड्स अगर होगा,
ओके तो आईजीएसटी लगेगा और उसका नाम दिया गया एसीटी। तो ये आईजीएसटी की भी स्पेसिफिक प्रोविजन डाली गई और ये कहा गया कि ये इंपोर्टेड गुड्स जो आएगा इसे भी इंटरस्टेट कहा जाएगा, इसे भी इंटरस्टेट कहा जाएगा और उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और मैं आपको आपके नॉलेज के लिए कह दूँ, एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट बोला गया पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री में नहीं है, वो आगे सेक्शन, जब मैं सेक्शन 5 ओके और 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि एक्सपोर्ट भी उन्होंने इंटरस्टेट का ही स्टेटस दिया गया जिसके ऊपर आईजीएसटी लगाया गया, पर वहाँ जीरो रेट के बेनिफिट्स मिलते हैं, आगे हम बात करेंगे। अमाउंट अपोर्शन इन स्टेट ओके शैल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई साहब ओके ये भी लिख के दे दिया। अब स्टेट वालों ने क्या कहा कि आईजीएसटी का पैसा जो आप हमें दोगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब ये होता है कुछ फंड जो है ओके जो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करती है वो फ्लड के केस में, अर्थक्वेक के केस में या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो वो केस में स्टेट के साथ वो पैसा शेयर करती है, बांटती है। ओके तो वो कंसोलिडेटेड फंड से बांटती है। तो स्टेट वालों ने क्या कहा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, ये हमारा राइट रहेगा, हमारा रेवेन्यू रहेगा और ये आपको स्टेट के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 269A देखा, स्वाहा। ओके समझ में आया क्या, समझ में आया तो फटाफट अब 2 टाइप कीजिए क्योंकि 1 तो आपने टाइप कर लिया। ओके अब 2 टाइप कीजिए। ओके नहीं ना बेटा, पेट्रोल पे एक्साइज और वैट लगता है ना, लॉस नहीं होता है। पेट्रोल पे पुराने एक्साइज और वैट और वो भी डबल टैक्सेशन में लगते हैं, इसलिए लॉस नहीं होता है। वेरी गुड, ये क्या बात है, आदित्य ने 2 टाइप किया। अरे बाप रे आदित्य, इतना अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड ठीक है चलिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 366 इंपॉर्टेंट। ओके सर ये आर्टिकल एग्जाम में ऐसे लिखते क्या, भाई साहब मैंने पेपर स्ट्रक्चर आपको बताया लास्ट सेशन में, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आखिरी वाले टॉपिक्स पे आते हैं। सच में कहूँ क्या, तो आखिरी वाले टॉपिक थोड़ा थोड़ा ओके कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बहुत पॉइंट वाइज लर्न करना पड़ता है। ओके कौन कौन से टॉपिक लर्न करना पड़ेगा मैं बता दूंगा आपको। ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। एक्सप्लेन आर्टिकल 246 से, भाई साहब फाइनल लेवल में भूल जाओ, न्यूमेरिकल केस स्टडी बेस पर प्रैक्टिस आपको करना है। ओके इवन मैंने क्वेश्चनर में कुछ कवर किए क्योंकि क्वेश्चनर, एक बात बताओ क्या, क्वेश्चनर जो है ना ओके अगर आपने रेगुलर बुक बाजू में रख दी और मेरा चार्ट और क्वेश्चनर देख लिया ना तो क्वेश्चनर में सब कुछ चीजें कवर हो जाती है, आपको रेगुलर बुक में बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सेकंड रीडिंग में। इस तरह से मैंने अपना क्वेश्चनर बनाया गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चनर बनाया गया। तो क्वेश्चनर में मैंने दिए हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं कीप इन प्रायोरिटी भी एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि भाई विच एंट्री अलाउ विच आर्टिकल अलाउ फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। तो आर्टिकल 246A जो है जीएसटी का लेवी होता है। ओके तो नाउ नेक्स्ट भाई साहब सुमित, ओके रुक जा भाई रुक जा ठीक है। उसके बाद में 269A हमने देखा, आर्टिकल 366 पे आते हैं। आर्टिकल 366 में ओके उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी का डेफिनेशन दिया है। हाँ भाई साहब जीएसटी का डेफिनेशन अगर आपको लेना है तो कहाँ है, कोई एक्ट में, एक्ट में डेफिनेशन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन दिया है और वो क्लॉज 12A में दिया है। मतलब सर ओके कहना क्या चाहते हो, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, मतलब इंडिया में किसी भी लॉ में, इंडिया में किसी भी लॉ में जब जब भी वर्ड जीएसटी आएगा तो जीएसटी का मीनिंग यही लिया जाएगा। क्या फर्क पड़ता है पता है क्या आपको, थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन देना तो वो सारे लॉ को अप्लीकेबल हो जाना ओके जहां पे भी जीएसटी वर्ड आएगा, और एक्ट में डेफिनेशन देना तो वो उसी स्पेसिफिक एक्ट को अप्लीकेबल होता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है। और ये क्या कहता है देखो, मीन्स एनी टैक्स okay means any tax on supply of goods or service or both except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption। okay तो जो भी इंडिया में टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा उसे जीएसटी कहा जाएगा। ओके एक्सेप्ट, अब यहां दिया उन्होंने, पूरा वर्ड पढ़ना, पूरा वर्ड पढ़ना यहां वर्ड दिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब ऐसा अल्कोहल जो ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है। समझे क्या, कंज्यूम कर सकता है। ओके और ये जो अल्कोहल है इसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। भाई साहब 2 मिनट में, वैसे पता होगा आपको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पीपी कहता हूं। ओके यहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओके और अल्कोहल
फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये मत भूलना, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, डिफरेंस ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आ सकता है, आ सकता है। अरे हिंदी में लिख दिया, चलो अच्छी बात है। ओके, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आ सकता है, पर कब आएगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा भाई साहब, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, ठीक है। और मैं कहूँ ना, अब मेरी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूरा लिखूंगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है डॉक्टर जैसी लैंग्वेज होगी। और मेरे स्पेलिंग की तरफ मत देखना, क्योंकि मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि इस बार 80 पार ठीक है। तो जहाँ तक देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब से आएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या आर्टिकल 366(12)A कहता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करोगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं है, ये 5 प्रोडक्ट के लिए ओके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता दूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, समझे क्या आप? ओके, इसको उसको हटा ही दिया। ओके, क्यों हटा दिया? मतलब अगर फ्यूचर में जीएसटी लाना है अल्कोहल पे, ओके, तो वो केस में यहां पे क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल पे जीएसटी लाना है तो ये सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, मतलब लोकसभा राज्यसभा में 2/3 वोटिंग से ज़्यादा वोटिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ा टफ जॉब है, पर वॉट रेट में भी तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। अब एक सवाल आ सकता है, कुछ स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि भाई अल्कोहल क्यों बाहर रखा इन्होंने? ओके, अल्कोहल क्यों बाहर रखा इन्होंने? बताता हूँ। अल्कोहल इसलिए बाहर रखा क्योंकि अल्कोहल पे एक्साइज लगाने का पावर, थोड़ी देर बाद इसकी हिस्ट्री देखेंगे, अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर जो है स्टेट के पास था। ओके, और स्टेट के पास ये जब पावर था एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर, तो स्टेट वालों ने क्या कहा कि नहीं, अल्कोहल नहीं मर्ज होगा। क्योंकि क्या, जीएसटी में अगर अल्कोहल आ जाए तो 50% रेवेन्यू सेंट्रल को चले जाता है, जबकि पूरा रेवेन्यू ओके स्टेट के पास था, एक्साइज का भी स्टेट के पास था और वैट का भी स्टेट के पास था। ओके, दोनों रेवेन्यू स्टेट के पास थे। ओके, और स्टेट बड़ा एंजॉय कर रहा था। ओके, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन स्टेट का था। ओके, तो यहाँ पूरी कोशिश की सेंट्रल वालों ने कि अल्कोहल को जीएसटी में लाया जाए, लेकिन ओके स्टेट वालों ने क्या कहा, नहीं अल्कोहल, खबरदार अल्कोहल जीएसटी में आएगा तो, क्योंकि स्टेट वालों को पता था कि अगर वो जीएसटी में आ गया तो 50% रेवेन्यू सेंट्रल का हो जाएगा, और 50% रेवेन्यू यहाँ पे सेंट्रल का अगर हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट वालों ने कहा था अल्कोहल हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और हम ही लेंगे क्या, रेवेन्यू। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे केस में अल्कोहल जो है जहां तक देखा जाए स्टेट वालों का रेवेन्यू है। अब कुछ स्टेट इसके कुछ स्टेट में प्रोहिबिशन है, बिहार में है, उसके बाद में गुजरात में है, वो उनकी स्टेट पॉलिसी है, मुझे वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। ओके, ये समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे अल्कोहल को कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रखा गया। ओके, ये आखिर सेंट्रल ने मान लिया, ठीक है अल्कोहल तुम ही लो भाई, क्या लो, रेवेन्यू लो, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज की डेफिनेशन। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, इसके बारे में हम सप्लाई चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये आ जाओ स्टेट की डेफिनेशन। अब ये स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई है, स्टेट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A, 279 इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। अच्छा चलो फटाफट स्क्रिबल नोट्स लो। ओके, वहाँ ये चार्ट बनाओ। ओके, ये आपके नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, वहां ये चार्ट बनाओ मेरे साथ। रेडी हो? दारू को बदनाम कर दिया, बदनाम कहाँ किया भाई, स्टेट वालों ने पिया, मतलब लिया, सॉरी पिया नहीं, स्टेट वालों ने लिया। नहीं नहीं नहीं, लीकर पे ही स्टेट वाले, अगर लीकर से कफ सारप बना है तो कफ सारप पे जीएसटी आएगा, मतलब मेडिसिन अगर होगी तो मेडिसिन पे जीएसटी आएगा, ठीक है। चलो, अब कुछ सवाल जो आपके आए हैं, जस्ट मिनट। चलो, नहीं बेटा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वही बाहर रखा है, बाकी सारे
जो अल्कोहल नेचर के या अल्कोहल से बने हुए प्रोडक्ट पे जीएसटी आएगा। थोड़ा ये समझो, वही चार्ट हम बनाने वाले, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। और मैं आपको कहूँ क्या, जब अपने क्वेश्चन संभाल के रखो, साइड में लिख के रखो, स्क्रिबल नोट्स में साइड में लिख के रखो, और जब मैं कहूँ तब पूछो, तो आपके क्वेश्चन में एड्रेस अच्छे से कर पाओगा और आंसर भी दे पाओगा, और इसके बाद में जो ये लेक्चर रिकॉर्डेड मोड में सुनेंगे उनको भी फायदा होगा। ऐसा इन बिटवीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, इंपोर्ट वाले पे ऑपरेशन में कैसे होगा, जरूर लूँगा, अगर मैं भूल गया तो मुझे पूछ लेना बाद में, पर ये लूँगा मैं थोड़ा बाद में, ठीक है। चलो नाउ, अब ये इंडिया, इंडिया जहाँ तक है, तो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो सारी यूनियन टेरिटरीज है, यानी सारे स्टेट जो है यूनियन टेरिटरीज है, ओके। और ये सारी यूनियन टेरिटरी कंसोलिडेट करके इंडिया बना है, ओके, जिसमें सारे स्टेट है। इसलिए आप डेफिनेशन देखोगे तो इंडिया स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, मतलब महाराष्ट्र भी यूटी है, ओके, महाराष्ट्र भी यूटी है, गुजरात भी यूटी है, ओके, पर ये सारी यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन अब इसमें तीन पार्ट करना, अब इसमें तीन पार्ट करना, स्क्रिबल नोट्स यूज कर लो ना, तीन पार्ट करना। पहला, ओके, वो यूटी जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, कम ऑन, जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा दिया हुआ है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यूटी जहां ओके स्टेट लेजिस्लेचर है, उसे ओके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन के हिसाब से स्टेट कहा जाता है, हमारे ओके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पे देखो, ऐसी यूटी जहां लेजिस्लेचर दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर दिया है, उसे स्टेट कहा जाता है, ओके। और ऐसे टोटल 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट है जहां स्टेट लेजिस्लेचर दिया है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है क्योंकि विधानसभा है, गुजरात स्टेट है क्योंकि विधानसभा है, राजस्थान है, कर्नाटका है, पंजाब है, वॉट एवर इट में भी। तो जहां 20 ओके ये टोटल ऐसे 28 स्टेट्स है। और अगर आप में 28 में इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, मेरे स्पीड में लिखना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, तो ये केस में CGST 50% लगता है और SGST लगता है, और SGST 50% लगता है, ओके। जो भी GST का रेट होगा उसका 50% लगता है। और इंटरस्टेट सप्लाई स्टेट से होता है, अगर इंटरस्टेट होता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा, और वो भी 100% लगेगा भाई साहब, ओके, 100% लगेगा, ओके। और वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, ओके। तो ऐसी यूटी जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूटी। नेक्स्ट यूटी मतलब यहाँ पे यूटी विथ नो स्टेट लेजिस्लेचर, नो स्टेट लेजिस्लेचर, नो स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। अब ऐसी यूटी है जैसे अंडमान निकोबार हुआ, चंडीगढ़ हुआ, ओके, लद्दाख हुआ, ऐसी यूटी जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, इससे ओके हमारे अब स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है, तो इसको नॉर्मल यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। और इस यूनियन टेरिटरी में अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, आई रिपीट, इंट्रास्टेट होता है, ओके, और वहाँ का लोकल बिल बनता है, तो वहाँ पे आपको CGST दिखेगा 50% और UTGST दिखेगा, वहाँ SGST नहीं दिखेगा, इंट्रा में UTGST लगेगा। नो डाउट सर, ये यूनियन टेरिटरी कंट्रोल कौन करती है, सेंट्रली कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नर अपॉइंट करता है और सेंट्रल का ही कंट्रोल होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वह UTGST का, CGST का रेवेन्यू तो सेंट्रल का है, UTGST का रेवेन्यू क्या सेंट्रल ले लेती है क्या, नहीं, वो सेंट्रल जो UTGST का रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो उसी यूटी के लिए स्पेंड करती है, उसी यूटी का रेवेन्यू के खर्चे के लिए यूज करती है, ओके। इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती, वो फंड अलग होता है और उसी यूटी के लिए खर्चा किया जाता है। और यहाँ अगर इंटरस्टेट हो, आई रिपीट, यहाँ अगर इंटरस्टेट हो, इंटरस्टेट हो, तो वो सिचुएशन में IGST लगेगा, मतलब यूटी से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ओके, यूटी टू यूटी जा रहा है, मतलब अंडमान निकोबार से समझ लो कर्नाटक में आ रहा है, अंडमान निकोबार से कोलकाता में आ रहा है, ओके, तो वो, या चंडीगढ़ से पंजाब में जा रहा है, तो हरियाणा में जा रहा है, तो अगर यूटी टू स्टेट होगा तो इंटरस्टेट बोला जाएगा, यूटी टू यूटी होगा तो इंटरस्टेट बोला जाएगा, और वो 100% IGST उसके ऊपर लगेगा। ये तो हमने किया कि भाई जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। लेकिन ऐसी यूटी जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है भाई, ओके, पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर कौन से, हाँ जरूर लिखो, पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर कौन से, तो यहाँ पे दिल्ली,
दिल्ली में यस स्टेट गवर्नमेंट है, पर पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन का ओके कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, इसलिए पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर पावर दी गई है। दूसरा पुडुचेरी, हाँ स्पेलिंग बराबर देखना, पौंडेचेरी को पुडुचेरी, पुडुचेरी। और तीसरा जेके, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ओके ओके तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो तीन है यहाँ पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर्स है। तो ये तीन स्टेट को क्या बोलेंगे फिर सर? ओके क्योंकि ये तो हमें समझ गया, जहाँ पूरा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट कहेंगे, जहाँ यूटी है ओके वहाँ यूटी GST लगेगा। लेकिन जहाँ पार्टली है उस वहाँ क्या करेंगे? तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ, जहाँ पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है इसे GST पर्पस के लिए, सुनना, GST पर्पस के लिए स्टेट कहा जाएगा। ओके GST पर्पस के लिए स्टेट कहा जाएगा। ओ भाई साहब ओके तो ये स्टेट कहे जाएगा, हाँ बेटा स्टेट कहे जाएंगे। और ओके ये केस में यहाँ पे अगर इंट्रा स्टेट होता है, सुनिएगा इंट्रा स्टेट होता है तो वो सिचुएशन में ओके क्या लगेगा? CGST 50% लगेगा और SGST लगेगा और वो 50% लगेगा। ओके और इंटरस्टेट होता है, इंटरस्टेट होता है तो क्या लगेगा? IGST लगेगा। ओके लो भाई साहब अब ये भी क्लियर हो गया हमारा। ओके IGST क्लियर, तो सबको क्लियर है? क्लियर होगा तो C टाइप करो फटाफट। ओके क्लियर होगा तो C टाइप करो फटाफट। तो पार्टली में तीन ही है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। पार्टली में तीन ही है। मेरे साथ स्क्रिबल कर रहे हो ना, करो, मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। समझे? समझे कि नहीं समझे? यस बेटा, यहां पे भी LG होता है, पार्टली में भी LG होता है। चलो चलो डन 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 डन। तो ये हमने देखा आर्टिकल 366 में स्टेट। मैंने नीचे एक दिया है, द स्टेट और यूटी हैविंग स्टेट लेजिस्लेचर, 28 स्टेट है और तीन ऐसे ओके स्टेट है जहाँ पार्टली लेजिस्लेचर उनको भी स्टेट कहा जाएगा, तो टोटल 31 स्टेट हो जाएंगे। यानी इंडिया में SGST लॉ, आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा और वो पूछा कि इंडिया में SGST लॉ कितने स्टेट में, तो टोटल 31 स्टेट में है। ओके 28 प्लस दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और बाकी यूटी GST लॉ है। तो चलिए दोस्तों ये हमने तीन आर्टिकल यहाँ पे देखे। कौन से तीन आर्टिकल देखे? आर्टिकल 246A देखा, दूसरा आर्टिकल 269A देखा और आर्टिकल 366 देखा। ओके हाँ एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा, अब बेटा उसके लिए पीछे पॉलिटिकल, दिल्ली तो कैपिटल है इसलिए ओके, और बाकी पॉलिटिकल रीजन है कि जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी पॉलिटिकल रीजन था, 370 हटाया गया, पुडुचेरी में भी पॉलिटिकल रीजन था ओके, और कैपिटल पूरा हम स्टेट के हाथ में नहीं दे सकते, तो ये रीज़न है। बाकी तो ऐसे कोई मुझे वो पॉलिटिकल रीजन में डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अभी तो इतने समझ लो तीन ही स्टेट है। अब थोड़ा पहले वाले पेज पे आ जाओ, पहले वाले पेज पे आ जाओ और हम ये डिस्कस करेंगे टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज। अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं डिस्कशन करूंगा, सभी का ध्यान है? लंबी सांस लो, छोड़ो 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 नालायक को छोड़ो ठीक है सभी का ध्यान है? यस और नो? जो बाद में रिकॉर्डेड मोड में देखो कि ध्यान है, अरे बोलो नालायक, ठीक है चलिए। अच्छा नालायक को ऐसा बता दो ओके, नालायक बोल बोल, ध्यान है कि नहीं है? नालायक मेरा फेवरेट वर्ड है, ठीक है। अब तो ध्यान आया कि नहीं आया ठीक है चलिए आ जाओ। अब देखो ये क्या कहता है, GST लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, अब जो भी मैंने पढ़ाया ओके उसको कंसोलिडेट करो, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये कहाँ गया, कहाँ 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 कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 366(12)A में। और एंड अब ये जो एक एंट्री ऐड हुई है, अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहलिक रेक्टिफाइड अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF। तो ये जो एक्स्ट्रा एंट्री ऐड हुई ना, अभी आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये सेक्शन में ऐड हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड हुई है। ये GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे चार्जिंग सेक्शन 9 जब आगे आएगा उसमें ऐड हुई है कि जिसके इसके ऊपर भी GST नहीं लगाया जाएगा। ओके ये भी आपको बताऊंगा। ओके तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है,
ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है, और ये जो है ये एक्सप्लेनेशन, सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 246A में दिया गया है, 246A में दिया गया है। ओके, चलो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और जिसको भी कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी, एक चार्ट ड्रॉ करोगे, और वो चार्ट जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी इन बिटवीन मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कोई क्वेश्चन मत पूछना जब तक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट ना हो। प्रॉमिस करो, यस और नो? चलो अब आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं। भाई साहब, सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आएगा, सब ठीक है, लेकिन अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट क्या हुआ? अब मैं तुमको ये बात बताता हूँ, जब जीएसटी का डिस्कशन चल रहा था कमेटी में, कि अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी जीएसटी में लाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा अल्कोहल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, हम अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाएंगे, हम रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे, और अल्कोहल को क्रेडिट कंसेप्ट में भी नहीं लाएंगे। ठीक है, फिर सेंटर वालों ने एक प्रपोजल दिया, ठीक है अल्कोहल आप रखो, आपको जो लेना है लो अल्कोहल। टोबैको और टोबैको से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स, इस पे हम एक्साइज लगाने का पावर कंटिन्यू रखते हैं। अब क्या था कि ये पब्लिक डोमिनेटेड गुड्स था, इसको पब्लिक रीज़न दिया गया कि भाई फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक जो है हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल पे तो जीएसटी लगेगा, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे कि जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी में सिर्फ अभी अगर मैं लिस्ट कहूँ तो इतने प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर है, इतने प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर है, इसमें अल्कोहल नहीं है। तो अल्कोहल पे जीएसटी तो लगेगा, बट इन एडिशन टू जीएसटी, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, इन एडिशन टू जीएसटी, इसके ऊपर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी का सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगी, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर इन एडिशन टू जीएसटी लगाया जाएगा। ओके, सो अल्कोहल इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज ओके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे अल्कोहल पे दो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी दो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? जीएसटी में सीजीएसटी वाला पोर्शन कलेक्ट करिए। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, नालायको सुनो, ध्यान से सुनो। ओके, जीएसटी में सीजीएसटी वाला पोर्शन कवर कर रही है, प्लस इन एडिशन टू दैट एक्साइज ड्यूटी भी कवर कर रही है। ओके, तो एक्साइज ड्यूटी भी कवर कर रही है टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे, और कौन कवर कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कवर कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, अब पहले एक्साइज ड्यूटी, इतना तो आपको पता ही होगा, एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे लगती थी, और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रही है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर लगती थी। स्मॉल हैंड राइटिंग में जो लिखूंगा वो यही डायग्राम में आपको लिखना है। मतलब समझ लो एक कंपनी है और वो टोबैको बना रही है या टोबैको प्रोडक्ट बना रही है, सिगरेट, सिगार्स, बीड़ी, ओके वो टोबैको प्रोडक्ट्स बना रही है, या गुटखा, ओके टोबैको प्रोडक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके जब मैन्युफैक्चर होगा, सुनिएगा यहाँ लिखो मैन्युफैक्चर, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चर पे लगती है, जो भी इसको मैन्युफैक्चर करेगा, लेट्स टेक एग्जांपल, प्राइस जो है 1 लाख रुपीस ये बेच रहा है, ये सेल कर रहा है होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, प्राइस 1 लाख रुपीस है, तो ये 1 लाख पे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल का सी लिख रहा हूं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी समझ लो यहाँ पे 20%, तो 20% 20,000 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा। अब टोटल प्राइस कितनी हुई? 1,20,000, 1,20,000 क्योंकि एक्साइज लगा। इन एडिशन टू दैट एक्साइज तो लगेगा, इन एडिशन टू दैट जीएसटी भी लगेगा। लेट्स अज्यूम ये इंट्रास्टेट है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई की वजह से सीजीएसटी, और टोबैको प्रोडक्ट पे 28% का रेट है, मतलब सीजीएसटी एट द रेट 14%, ओके 14%, यानी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कहाँ, यहाँ तो नहीं दिख रहा, कितना था बताओ? 1,20,000 का 14%, और एसजीएसटी एट द रेट 14% कितना आ रहा है? 16,800 और 16,800, ओके ये जो है यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा, और इस तरह से इनवॉइस बनेगा, और ये इनवॉइस होलसेलर को जाएगा। चलिए अब होलसेलर के पास सिगरेट आ गई, होलसेलर आगे सेल कर रहा है,
समझ लो होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है सिगरेट, तो यहां पे प्राइस जो है, प्राइस अज्यूम करते हैं ठीक है, प्राइस 2 लाख, आगे वो 2 लाख में सेल कर रहा है, तो आगे जब सेल होगा तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? इसके सॉरी इसके ऊपर एक्साइज लगेगा क्या? नहीं लगेगा इसके ऊपर एक्साइज। एक्साइज क्यों नहीं लगेगा बेटा इसके ऊपर? जस्ट मिनट, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट। क्योंकि एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता है, सुनो, एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता है, तो इसके ऊपर एक्साइज नहीं लगेगा। इसके ऊपर अब डायरेक्ट जो लगेगा वो जीएसटी लगेगा, यानी CGST एट द रेट 14% जब आगे सेल होगा, और SGST एट द रेट 14%। ओके, यानी 2 lakhs का 14% कितना आता है? तो यहाँ पे निकाल लो 20,000 और 28,000 आना चाहिए, 28,000 एंड 28,000। ओके, यहाँ CGST और SGST लगेगा। सर इसके ऊपर वैट नहीं लगता है क्या? नहीं, वैट नहीं लगता है। ओके, इसके ऊपर जीएसटी और एक्साइज, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है पर मैं चार्ट बाद में ड्रॉ करके दूंगा आपको। ओके, थोड़ा वेट करना। तो इसके ऊपर वैट नहीं लगता है, इसके ऊपर जो है ओके एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, और जीएसटी लगेगा साथ साथ में, आगे ओनली जीएसटी लगेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके, यहाँ तक समझ में आया तो यस, टोबैको का टी टाइप करो फटाफट। ओके, टोबैको का टी टाइप करो फटाफट यहाँ पे। अब एक सवाल आपका ये आ सकता है कि सर होलसेलर के आउटपुट टैक्स में CGST और SGST है। हाँ, आउटपुट टैक्स में CGST और SGST है, और उसके इनपुट टैक्स में 3 टैक्सेस है, सेंट्रल एक्साइज है, CGST है और SGST है। तो क्या वो क्रेडिट एक्साइज का ले सकता है क्या? नहीं, वो क्रेडिट अगर लेगा तो वो क्रेडिट सिर्फ यहाँ पे, अगर क्रेडिट लेना है तो सिर्फ GST का ही ITC ले पाएगा। ओके, इसका ITC अलाउड है, इसका ITC अलाउड है GST का, लेकिन यहाँ पे नो ITC। ओके, इसका ITC उसको नहीं मिलेगा। किसका ITC नहीं मिलेगा? तो सेंट्रल एक्साइज का ITC उसको नहीं मिलेगा। इट बिकम अ कॉस्ट, इट बिकम अ कॉस्ट। डन 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 डन, वेरी गुड। तो चलिए, ये बात हुई हमारा स्पेशल डिस्कशन ऑन टोबैको। ओके, उसके बाद में ये वाला थोड़ा अल्कोहलिक लीकर लेते हैं, फिर ये टाइटल के बारे में बाद में बताऊंगा, ये टाइटल के बारे में बाद में बताऊंगा। अल्कोहलिक लीकर लेते हैं। अल्कोहलिक लीकर पे हमने क्या देखा? अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आर्टिकल 366 क्लॉज 12A कहता है, और इसके मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लीकर पे, अब ध्यान से पढ़ना, ओके, स्टेट एक्साइज लगेगी। अभी अभी मैंने बताया अल्कोहलिक लीकर पे स्टेट एक्साइज लगती है, और साथ साथ में वो अगर सेल होता है तो इंट्रास्टेट पे CST या वैट, इंटरस्टेट होगा तो CST लगेगा, इंट्रास्टेट होगा तो वैट लगेगा। यानी वो जो पुराने ओल्ड टैक्सेस थे, एक्साइज और CST वैट, वही अल्कोहल पे लगेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोबैको? टोबैको GST के परव्यू में है, लेकिन इन एडिशन टू GST एक्साइज भी लगेगा, सेंट्रल एक्साइज लगेगा। ठीक है, नाउ यहां पे अल्कोहलिक लीकर GST के कंप्लीट, यहां एक वर्ड ऐड कर दो, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, मतलब क्या सर? ये ओपीएम इंडियन में क्या होता है? हिंदी में लिखना है तो चरस, गांजा, नार्कोटिक्स वगैरह। अब देखो, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इसका क्या स्टेटस है? इसका स्टेटस ऐसा है कि ओपीएम, इंडियन एंड अदर नार्कोटिक ड्रग आर विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मतलब CGST, SGST या IGST लगेगा। However, state government also has retained a power to levy excise duty on such product manufactured in India. ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज लगाएगी। सर कंफ्यूजन हो रहा है, रेट ना मैं चार्ट बनाऊंगा ना, डोंट वरी भाई साहब, डोंट वरी भाई साहब। ओके, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, सो जहां तक है जीएसटी भी लगेगा इन प्रोडक्ट पे और स्टेट एक्साइज भी लगेगी। तो व्हाट आई शुड कंक्लूड, ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज। ओके, इस पे सेंट्रल एक्साइज नहीं, टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज थी,
इसके ऊपर स्टेट एक्साइज रहेगा। तो ये जो है दोनों टैक्सेस लगेंगे, दोनों टैक्सेस लगेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड पे मैंने आपको कहा कि ये जीएसटी नहीं लगेगा, हाईलाइट करो जीएसटी नहीं लगेगा, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कब से लगेगा? जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। बट देयर इज द लेवी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अगर इसके ऊपर पुराने टैक्सेस कंटिन्यू रहेंगे, सेंट्रल एक्साइज लगेगा, एज वेल एज वैट और सीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई लगेगा। ठीक है, ये हमने देखा। नाउ एंटरटेनमेंट टैक्स, थोड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में यहां समझ लो। ओके, जीएसटी आने के पहले दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। जीएसटी आने के पहले दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी, मतलब आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, और बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स था, दो एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाते थे तो दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, एक स्टेट का लगता था और एक यहाँ के लोकल का लगता था। जो स्टेट वाला है वो सब्स्यूम कर दिया जीएसटी में, मतलब सब्स्यूम जीएसटी आने के बाद, यानी आप अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। ओके, जीएसटी के साथ साथ अब वहां लोकल बॉडी वाला सब्स्यूम नहीं किया गया, मतलब आपको आज भी कुछ स्टेट में मूवी टिकट पे वहां की जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एंटरटेनमेंट टैक्स देखने मिल जाएगा। ओके, प्लस आपको जीएसटी भी देखने मिल जाएगा। मतलब यहां पे इन एडिशन टू जीएसटी आपको एंटरटेनमेंट टैक्स कौन सा वाला लगेगा? लोकल बॉडी वाला लगेगा। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट वाला पहले लगता था वो नहीं लगेगा क्योंकि वो जीएसटी में आ गया, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। चलो, ये एंटरटेनमेंट टैक्स समझ में आया क्या? ये समझ में आया होगा तो ईटी समझ लो, आपकी मूवी टिकट 100 रुपीज़ की है। ओके, तो ये जो आपकी टिकट 100 रुपीज़ की है तो इसमें आपको ईटी जो है लोकल बॉडी का 10 रुपीज़ लगेगा, 110, और इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। तो ईटी टाइप कर रहे हो, ठीक है। चलिए, और रियल एस्टेट पे जीएसटी नहीं है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए रियल एस्टेट पे जीएसटी नहीं आएगा। अब एक सवाल आपका ये आ सकता है, सर इलीगल गुड्स पे भी जीएसटी आता है क्या? जीएसटी में लीगल और इलीगल गुड्स ऐसा उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। ओके, जीएसटी में कोई भी गुड्स हो, लीगल हो इलीगल हो, आपने बेचा जीएसटी लगेगा। ओके, बस इन्हीं गुड्स को या एंटरटेनमेंट सर्विसेज को यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट दी है। तो दोस्तों पहले एक काम करते हैं, इसका चार्ट बना लेते हैं। ओके, अपनी चार्ट बुक फटाफट ओपन करो। चलो, ये चार्ट बुक ओपन करो जो मैंने दी थी। ओके, तो ये चार्ट वर्कबुक जो आपने ओपन की होगी, ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ऑन गुड्स इन अ स्पेशल केसेस, गुड्स और सर्विसेज इन अ स्पेशल केसेस, ठीक है। तो वो देखो, अगर आप चार्ट ओपन करोगे, सभी ने ओपन किया चार्ट? भाई चार्ट भी लिखने वाले देखो कितना बढ़िया, यानी आपका ओके ये जो हमारे इनिशियल ओके 10-12 पेजेस है, आपका एक पेज में आगे खत्म होने वाला है और डेली बेसिस पे मेरे साथ आपको रिवाइज करना है। ओके, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ये बस ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना है चार्ट बुक से, डन। और जिसके पास अभी चार्ट बुक नहीं आया है वो हमारे स्क्रिबल नोट्स में लिख ले, बाद में वो कॉपी कर लेना। हाँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब ये जो आप चार्ट ड्रॉ करोगे, ये वो ड्रॉ का किया हुआ पीडीएफ भी मैं आपके लॉगिन में शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ ड्रॉ करना है। टैक्सेबिलिटी ऑन गुड्स और सर्विस इन स्पेशल केसेस, वैसे तो टैक्सेबिलिटी हमने इसकी देख ली टोबैको की, लेकिन बाकी गुड्स की कैसे होगी? तो बाकी गुड्स की कैसे होगी, तो फटाफट मेरे साथ यहाँ पे बिना कुछ बोले, ओके, यहाँ 3 पार्ट करना है और स्मॉल हैंड राइटिंग, बिना कुछ बोले 3 पार्ट करना है, ठीक है, स्मॉल हैंड राइटिंग। ओके, अब इसमें हम 3 पार्ट करेंगे। पहला, गुड्स टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे सर बट नो बट शट ओनली कट टू कट, जीएसटी नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा। चलो, कौन से? तो आ जाते हैं यहां पे, आ जाते हैं थोड़ी स्मॉल हैंड राइटिंग है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंसिल यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर, पेन भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, मैं पहले बता दूं।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें कौन से, एक बार लिख लो मेरे साथ फटाफट। पहला पेट्रोलियम क्रूड, सेकेंड वन लिखो हाई स्पीड डीजल, थर्ड वन मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, जिसको पेट्रोल लिखना है वो पेट्रोल लिखे, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और फिफ्थ नेचुरल गैस। इन पे अभी फिलहाल बिल्कुल जीएसटी नहीं है। सर जीएसटी नहीं है तो फिर इनके ऊपर टैक्स कौन सा है? तो इनके ऊपर टैक्स है मैन्युफैक्चर पे। ओके, मैन्युफैक्चर अगर होता है तो यहां लिखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और अगर ये सेल होता है, सेल होता है, सॉरी ऊपर हमने मैन्युफैक्चर दिया, अगर सेल होता है तो अगर इंट्रा होगा तो वैट, और इंटर होगा तो सीएसटी। इंट्रा होगा तो वैट, इंटर होगा तो सीएसटी। डन। उसके बाद में ये तो हमने देखा। दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर HC ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन SC, ठीक है। तो ह्यूमन कंजम्पशन इसका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसका क्या होगा, तो इसका यहाँ पे और थोड़ा स्पेस नीचे रहने देना, इतना स्पेस रहने देना नीचे। इसका क्या होगा, मैन्युफैक्चर पे, मैन्युफैक्चर पे वेरी इंपॉर्टेंट ना, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज लगेगा अल्कोहल पे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और अगर ये सेल होता है, अगर ये सेल होता है, इंट्रा होगा तो वैट, और इंटर होगा तो सीएसटी, वैट और सीएसटी। डन। क्रूड ऑयल है मतलब ही पेट्रोलियम क्रूड बेटा, मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। हाँ, तो यहां पे ये, तो अब आपको याद कैसे रखना है, आपको ये चार्ट में याद रखना है कि इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी तो आएगा ही नहीं। नहीं, बात ही मत कर यार, जीएसटी तो आएगा ही नहीं। हाँ आएगा क्या, एक्साइज और वैट सीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा तो सेंट्रल एक्साइज आएगा, और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो स्टेट एक्साइज आएगा। डन। अब सेकंड, गुड्स सब्जेक्ट टू, ऐसे गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड वैट, एक्साइज एंड वैट। मतलब कुछ ऐसे गुड्स, सॉरी एक्साइज और जीएसटी, वैट नहीं, एक्साइज एंड जीएसटी। ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर ओनली एक्साइज और जीएसटी लगेगा, वैट सीएसटी भी नहीं लगेगा, ओनली एक्साइज और जीएसटी लगेगा। कौन से, कोई बता सकता है? बताओ कौन से गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी लगता है? यस, वेरी गुड। पहला टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट में सब आ गए, सिगरेट वगैरह, गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट्स। जिसके ऊपर टोबैको प्रोडक्ट्स पे यहां पे अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर के केस में, अगर मैन्युफैक्चर होता है तो यहां सेंट्रल एक्साइज लगेगा भाई साहब, स्टेट नहीं, सेंट्रल एक्साइज लगेगा, ठीक है। और सेकंड, सेल और सप्लाई होता है, सेल और सप्लाई होता है तो वैट नहीं लगेगा। यहां पे इंट्रा होगा तो सीजीएसटी,
एंड SGST, और इंटर होगा तो IGST लगेगा, इंटर होगा तो IGST लगेगा। डन। बेटा वो स्पेस में आपको मैनेज करना पड़ेगा स्मॉल हैंड राइटिंग में, मैं पहले ही कह रहा हूँ। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो चार्ट में मेरा स्पेस थोड़ा मैनेज नहीं होगा, तो पेंसिल से ट्राई करो या फिर अलग से लिखो और बाद में फेयर करो, पर थोड़ा स्पेस मैनेज कर लो, मैं इतना ही कहूँगा। और ये चार्ट का प्रिंटेड भी आपके लॉगिन मिल जाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको चार्ट बनाने में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डन, ठीक है। अब सेकंड अगर हम बात करें, ओपियम, नारकोटिक्स, ETC, ओके, नो ओपियम, नारकोटिक्स, ETC, ओके, एक्सेट्रा। तो अब ध्यान रहे, यहां पे मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज है, स्टेट एक्साइज है। और सेकंड सेल होगा, सेल या सप्लाई होगा। इंट्रा के केस में सेल और सप्लाई, इंट्रा के केस में CGST एंड SGST, और इंटर के केस में IGST। इसके ऊपर वैट नहीं लगता है, ओके, वैट नहीं लगता है, ठीक है, सिर्फ GST लगेंगे। और थर्ड यहां पे लिखो, ऑल अदर गुड्स आर, ऑल अदर गुड्स, बाकी सारे गुड्स पे, एंड सर्विसेज GST इज पेएबल, GST इज पेएबल, यहां इतना ही लिखना है। ऑल अदर गुड्स और सर्विसेज पे GST इज पेएबल। हाँ, थोड़ा एक पॉइंट यहां पे ये लिख लो कि ये जो दो गुड्स हैं, यहां पे जगह मिल जाएगी, तो नो वैट एंड CST, ये गुड्स पे वैट और CST नहीं लगेगा। डन, आपको यहां जगह मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट टैक्स ये चार्ट में नहीं, हम स्पेसिफिकली गुड्स की बात कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स बस आप वो समझ लो कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, यहाँ लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा इन एडिशन टू GST। ये हम स्पेशली गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा यहाँ याद रखना, जो मैं यहाँ पहले ले रहा हूँ वो, अब इसको याद कैसे करना, तो जो मैं पहले ले रहा हूँ उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज, जो नीचे ले रहा हूँ स्टेट एक्साइज, ठीक है। तो अब देखो, जहाँ GST नहीं आएगा, 5 ऐसे प्रोडक्ट, सेंट्रल एक्साइज और वैट CST, लीकर, स्टेट एक्साइज, वैट CST। नाउ जहां टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, तो टोबैको प्रोडक्ट्स के केस में मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज और GST, और ओपियम नारकोटिक्स पे स्टेट एक्साइज और GST। अब याद रखने में आपको आसानी होगी, बाकी सारे गुड्स और सर्विस पे GST आएगा। ओके, नाउ बाकी ये जो गुड्स है इसमें नो वैट और CST, यहां नो वैट और CST लगेगा। चलो, अब मैं आपको एक बार बोल दूं, स्पेसिफिकली अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे GST है। डन, क्लियर सभी को? गलती होगी, उस पे GST नहीं है, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट है, सॉरी। चलिए, डन। अब ये जो चार्ट आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये हमने देखा। अब एक स्पेशल डिस्कशन आपके साथ लेना चाहूँगा, और वो क्या स्पेशल डिस्कशन है, देखो। अभी एक अमेंडमेंट हुई, ये अमेंडमेंट में कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लिए थे, और पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि अमेंडमेंट्स क्यों हुई। यहाँ तक सबको क्लियर?
नोट्स में आ जाओ। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं, समझ लो कोई कंपनी, हम इस पर बात करेंगे, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर। तो ये अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, तो ये एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल को मैं ईएनए बोलूंगा, शॉर्ट में ईएनए। ओके, अननेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ईएनए। जो कंपनी वाइन बना रही है, बियर बना रही है, वोडका बना रही है, तो ऐसे अल्कोहल बना रही है, ध्यान से सुनना, सभी का ध्यान चाहोगा, ओके, एक्स्ट्रा न्यूट्रल है, सॉरी बेटा, ओके, अननेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना रही है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना रही है, इस पर क्लियर है, नो जीएसटी। तो कौन सा टैक्स लगेगा? सेंट्रल एक्साइज। मेरे साथ स्क्रिबल करना है तो करो, एक पेज लो, ब्लैंक पेज, और मेरे साथ स्क्रिबल करना है तो करो। सेंट्रल एक्साइज और सेकंड वैट या सीएसटी। चलो फटाफट स्क्रिबल करो, अच्छा केस है, बैकग्राउंड है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जस्ट एक लाइन का बैकग्राउंड में बता रहा हूं। ठीक है, आपको स्क्रिबल करना है तो जरूर करें। तो अब इसका एक रॉ मटेरियल था, इसका एक रॉ मटेरियल था, जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं था, वो जो रॉ मटेरियल है वो था यहां पे ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ईएनए या स्पिरिट, ईएनए या स्पिरिट। अब यहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मानना था कि ये ईएनए और स्पिरिट जो है, मतलब जिसने भी बनाया होगा ईएनए स्पिरिट और उससे खरीदा, कंपनी जो है यहाँ पे किंग फिशर ले लेते, बंद हो गई पर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एयरलाइन तो बंद हो गई उनकी। तो जहां तक देखा जाए ईएनए और स्पिरिट जो रॉ मटेरियल यूज होता था, उस पे कौन सा टैक्स लगेगा? क्योंकि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसको एक्सक्लूड किया गया, उसको एक्सक्लूड किया गया है। ओके, बाकी जो अल्कोहल जिसमें कंटेंट होता है पर वो रॉ मटेरियल होते हैं, उसका क्या? तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना था कि उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे गुड्स पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझाओगा तो सभी वन टाइप करें। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि भाई ये गुड्स पे तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगना चाहिए भाई साहब, ओके। लेकिन कुछ स्टेट, सम स्टेट, सारे नहीं, कुछ स्टेट का ये कहना था नहीं, ये अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए लिस्ट 2 में स्टेट के पास ये पावर है कि स्टेट जो है इसके ऊपर वैट भी लगा सकती है। ऐसे कैसे? ओके, अगर जीएसटी लग रहा है, सुनना, अगर टोबैको के बारे में हम क्लियर है, ओपियम नार्कोटिक्स के बारे में हम क्लियर है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दिया हुआ है। लेकिन कुछ स्टेट का ये कहना था कि नहीं, इसके ऊपर वैट भी लगेगा। इंडस्ट्री परेशान थी जो ये ईएनए या स्पिरिट बना रही थी। ओके, तो यहां पे अनडीनेचर्ड अनडीनेचर्ड ईएनए जो बना रही थी उनको जीएसटी भी लगाया जा रहा था, और कुछ स्टेट में, सारे स्टेट में नहीं पर कुछ स्टेट में उनसे वैट भी मांगा जा रहा था, तो वो परेशान थे। नाउ ऐसे केस में वो यहां पे कोर्ट के पास गए। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 में जो स्टेट लिस्ट है, अब थोड़ा कंट्रोवर्सी देखते हैं। लिस्ट 2 में जो स्टेट लिस्ट है बेटा, सुनिए ध्यान से, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट जो है ये क्या कहता है?
ओके, स्टेट लिस्ट क्या कहता है कि एंट्री नंबर 51 है और एंट्री नंबर 51 में दिया गया है कि ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर एससी, जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगा, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगा। ये एंट्री नंबर 51 लिस्ट 2 में दिया गया। एंट्री नंबर 54 में, एंट्री नंबर 54 में ओके, ये अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके सेल पर, इसके सेल पर वैट और सीएसटी लगाने का पावर दिया गया है। मतलब अभी अभी हमने देखा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज और वैट और सीएसटी आता है, और जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री ओके, आर्टिकल आपको याद होगा तो आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 12A ये क्लियर कहता है जीएसटी की डेफिनेशन में, और क्या कहता है जीएसटी की डेफिनेशन में, अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओके एक्सक्लूडेड, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर वो बार बार सभी इसमें बात किसकी चालू है, सभी इसमें बात ये चालू है कि जहां तक है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है हम इसको छोड़ रहे हैं ओके, और जो ओरिजिनल टैक्स है वही लगेंगे। बात ये है ईएनए और स्पिरिट की। अब ये जो ईएनए और स्पिरिट है इसका क्या, नाउ कुछ स्टेट जो वैट मांग रहे थे वहां की इंडस्ट्री ये कह रही थी कि ईएनए जो है या स्पिरिट जो है, जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए होता है, वो ईएनए और स्पिरिट पे वैट लगा ही नहीं सकते एज पर लिस्ट 2। क्यों वैट नहीं लगा सकते, क्योंकि एंट्री नंबर 51 क्लियरली कहती है मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए उसके ऊपर एक्साइज भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है। और एंट्री नंबर 54 भी कहता है ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए उसके ऊपर वैट और सीएसटी भी नहीं लगा सकते। मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगाना, ये जो था जीएसटी लगाना ये यहां पे सही था क्योंकि वो जीएसटी के स्कोप में आएगा, वो वैट के स्कोप में नहीं आएगा। वहां की इंडस्ट्री का ये कहना था, बहुत बड़े झगड़े हुए इसके बारे में कि भाई कुछ स्टेट वैट क्यों लगा रहे जबकि पावर ही नहीं है। स्टेट का मानना था पावर है और जीएसटी उसके ऊपर लगेगा क्योंकि सिर्फ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के बाहर है, बाकी सारे क्यों ना उसमें अल्कोहल के कंटेंट हो वो जीएसटी में आएंगे। यहां तक समझा क्या? मैंने सेंट्रल एक्साइज लिखा है अल्कोहल पे, स्टेट एक्साइज लिखा है ना, सॉरी 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 सॉरी, स्टेट एक्साइज है, स्टेट एक्साइज, और यहां पे स्टेट एक्साइज बराबर है, वहां सेंट्रल एक्साइज गलती से आ गया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहां तक समझा क्या? सभी को समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो एक बार फिर से कि भाई अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी के बाहर रहेगा, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट लगेगा, ठीक है। बाकी जो रॉ मटेरियल है उसको बाहर नहीं रखा जीएसटी के, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी लगाना सही है, लेकिन उसके ऊपर वैट लगाना या स्टेट एक्साइज लगाना सही नहीं है। यहां तक समझ में आया? फिर क्या हुआ, अब देखो अगर इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, ठीक है, ये जीएसटी में ही आएगा ना बेटा। एक बार फिर से थोड़ा, क्या लॉ क्या कहता है कि ओनली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बोलो मेरे साथ, ओनली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर वही अल्कोहल जो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो जीएसटी में नहीं आएगा। बाकी सारे प्रोडक्ट क्यों ना अल्कोहल कंटेंट हो, रॉ मटेरियल हो, ईएनए हो, स्पिरिट हो, बाकी सारे प्रोडक्ट जीएसटी के स्कोप में आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ होम कंजम्पशन वाले को एक्सक्लूड किया है। अब समझा? ठीक है। अब यहां पे देखो, अब देखो क्या हुआ, जो स्टेट में
अननेसेसरी उसके ऊपर वैट लगाया जा रहा था, वो झगड़ा तो हो ही रहा था साथ साथ में। अब मेरी बात सुनना, एक प्रॉब्लम जो ख्याल में आया गवर्नमेंट के वो ये कि अगर इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाए तो इनके इनपुट में जीएसटी आ रहा है और इनके आउटपुट में एक्साइज आ रहा है, और जीएसटी का क्रेडिट, ओके, यानी ये जीएसटी का क्रेडिट यहां पे एक्साइज और वैट में नहीं मिलता है, नो आईटीसी, एक्साइज और वैट में आईटीसी नहीं मिलता है। तो सारी जो भी डिस्टिलरीज इंडस्ट्रीज थी जो अल्कोहल बना रही थी उनकी गवर्नमेंट से पिछले 5 साल से एक डिमांड थी, और वो ये डिमांड थी कि आप हमारे आउटपुट में एक्साइज लगा रहे हो, वैट सीएसटी लगा रहे हो, और वो भी स्टेट एक्साइज लग रहा है, और हमारे इनपुट पे जो मेजर इनपुट है, ओके, कॉस्टली इनपुट है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है और उसके क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं। तो इट लीड्स टू डबल टैक्सेशन, इट्स लीड टू डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो नो आईटीसी, अब नो आईटीसी तो लीड्स टू डबल टैक्सेशन, ओके, लीड्स टू डबल टैक्सेशन। इसीलिए, ओके, इसीलिए आप जो है इस पर का जीएसटी हटाओ, ओके, ये जीएसटी के बाहर निकालो, ओके, ईएनए और स्पिरिट। यहां तक समझा? यहां तक समझा होगा तो 3 टाइप करो, यहां तक समझा होगा तो 3 टाइप करो। तो ये जीएसटी को आप पिक्चर से बाहर निकालो, सॉरी, ईएनए और स्पिरिट को पिक्चर से बाहर निकालो, प्लीज जीएसटी मत लगाओ, ऑलरेडी हमें हेवी टैक्स लग रहा है। एट लास्ट जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आया, ओके, कुछ महीनों पहले, ओके, और जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया, ओके, रिकमेंडेशन दिया, कीप ईएनए एंड स्पिरिट आउट ऑफ जीएसटी, इस पर जीएसटी के लिए भी निकाल दो। हाँ, जीएसटी लगाना उसके ऊपर सही था, क्योंकि रीजन मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पर इनका सवाल था कि भाई डबल टैक्सेशन हो रहा है, ओके, आईटीसी नहीं मिल रहा है, प्लीज हमें बचाओ। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई गवर्नमेंट को कि यहां पे ईएनए और स्पिरिट पे जीएसटी के बाहर निकालो। इसलिए फाइनेंस बिल, जो अभी फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, फाइनेंस बिल ओके 2024 में यहां पे एक अमेंडमेंट लाई गई, और वो अमेंडमेंट सेक्शन 9 में लाई गई, जो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन आगे पढ़ा होगा, और उन्होंने ईएनए और स्पिरिट को, ओके, ईएनए और स्पिरिट केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, ओके, और अमेंडमेंट के हिसाब से सेक्शन के थ्रू ईएनए और स्पिरिट को यहां पे, ओके, जीएसटी के बाहर कर दिया। यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी ये जो टैक्सेस लगे वो लगेंगे, ओके, पर जीएसटी नहीं लगेगा, और ईएनए और स्पिरिट पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा अमेंडमेंट के बाद। यहां तक समझा क्या? ओके, यस बेटा, फाइनेंस एक्ट बन गया। तो अब ये जहां तक देखा जाए तो अब ये फाइनेंस बिल बिकम अ फाइनेंस एक्ट, ओके, बिकम अ फाइनेंस एक्ट। अब मैं डायरेक्ट फाइनेंस एक्ट ले लेता हूं, ओके, तो ये फाइनेंस एक्ट में प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया, ओके, और इसको बाहर कर दिया गया। यहां तक समझा? यहां तक समझा होगा तो 4 टाइप करो फटाफट, ओके, यहां तक समझा होगा तो 4 टाइप करो फटाफट। डन। अब क्या हुआ, जीएसटी सेटल हो गया कि भाई जीएसटी नहीं लगेगा किसके ऊपर, ईएनए और स्पिरिट पे। फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि अब जीएसटी नहीं लगेगा तो हमारा क्या इंटरप्रिटेशन था अभी के चार्ट से? अभी के चार्ट से ये इंटरप्रिटेशन था कि जहां जीएसटी नहीं लगता है, सुनना मेरी बात, जहां जीएसटी नहीं लगता है वहां क्या लगना चाहिए, वहां एक्साइज और वैट लगना चाहिए। पर भाई साहब, ओके, यहां पे नाउ एक्साइज और वैट, अब उसका डिस्प्यूट चालू है, वो हमारे जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी में तो आपको इतना ही याद रखना है कि जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सवाल ये था कि इसके ऊपर क्या एक्साइज और वैट लगेंगे? अगर आप एंट्री नंबर 51 देखते हो या 54 देखते हो तो सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एक्साइज और वैट लगाने की पावर है। तो यहां एक गड़बड़ वाला डिसीजन आया, लिखना है तो लिख लो, ओके, आपकी जानकारी के लिए, और वो था बिहार
डिस्टिलरीज, बिहार डिस्टिलरीज, ओके, तो बिहार डिस्टिलरी के केस में यहां पे सिंगल बेंच जज ने ये कहा कि यस, ओके, ईएनए और स्पिरिट में वर्ड यूज किया, मे सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज एंड वैट, ओके, स्टेट एक्साइज और वैट। लेकिन इस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया और वो डिसीजन डेक्कन शुगर, ओके, एंड अकबरी प्राइवेट, ओके, कंपनी लिमिटेड, और ये थ्री जजेस सुप्रीम कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी डाउट अबाउट डिसीजन, मतलब ये डिसीजन जो दिया गया इस पे हमें डाउट है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी डाउट अबाउट डिसीजन, क्यों डाउट अबाउट डिसीजन, क्योंकि पुरानी केसेस को देख के, एंट्री नंबर 51 और 54 को देख के हमें नहीं लगता है, ओके, वी डाउट अबाउट डिसीजन एंड नो स्टेट एक्साइज एंड वैट इज पेबल ऑन ईएनए और स्पिरिट, कि हमें डाउट है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। नो स्टेट एक्साइज और वैट इज पेबल ऑन ईएनए एंड वैट, भाई इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, नो, ओके, यहां पे। तो अब देखो क्या हुआ कि यहां पे थोड़ा मैं पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहा हूं अमेंडमेंट का, लास्ट कंक्लूड करता हूं। तो अभी जो है एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया और हाई कोर्ट, क्योंकि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट नहीं ले सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को 3 जजेस बेंच ने डाउट किया, इसलिए अब वो डिसीजन ओपन हो गया। अभी एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया और हाई कोर्ट जैन डिस्टिलरी के केस में, और उन्होंने कहा कि यहां पे इसके ऊपर एक्साइज और वैट भी नहीं लगेगा, यानी जीएसटी जो लग रहा था वो गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया और एक्साइज और वैट भी नहीं लगेगा। तो अभी भी वो हाई कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट ने डाउट लिया है, इसलिए ये अभी भी नॉट क्लैरिफाइड, ओके, तो अभी भी ये क्लैरिफाइड नहीं है। स्टिल सिचुएशन अबाउट लेवी ऑफ एक्साइज and VAT on ENA okay, ENA or spirit, still situation about levy of excise and VAT on ENA or spirit is not clear, अभी भी एक कंट्रोवर्सी में है, ओके, क्लियर नहीं है। अब जाने दो, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, लेकिन आपको जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या याद रखना है, आपको जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में इतना याद रखना है कि फिलहाल जीएसटी में ऑब्जेक्ट अलग था, हमने जीएसटी के बाहर इसलिए किया क्योंकि आईटीसी नहीं मिलता था और इट लीड्स टू डबल टैक्सेशन, आपको उतना ही याद रखना है। बाकी अब इसकी सिचुएशन आगे क्या क्लियर होगी वो तो अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ओके। अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है, ओके, और वो डिसीजन जैन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये दिया हुआ है कि इसके ऊपर एक्साइज और वैट नहीं लगेगा, ओके। ये पूरा समझ में आया? सॉरी, थोड़ा ये हो रहा है बेटा, इज नॉट क्लियर, थोड़ी मिस्टेक, थोड़ा वो तबीयत की वजह से छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉट क्लियर, डन। ये सबको अच्छे से समझ में आया? ये सबको अच्छे से समझ में आया? तो अभी आपको याद क्या रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसके ऊपर सुनना, इसके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं है। अबाउट एक्साइज और वैट सिचुएशन इज नॉट क्लियर,
ओके चलो, समझा होगा, मजा आया होगा पूरी हिस्ट्री में। ओके तो एमजेड टाइप करो। ओके एमजेड टाइप करो। सर ये कहाँ लिखना? ओके तो अगर आपके चार्ट बुक में जगह होगी तो लिख लो वहां पे, नहीं तो मैं आगे कवर करूँगा ही। यहाँ पे नीचे थोड़ी जगह होगी तो लिख सकते हो। ईएनए और स्पिरिट, अब ईएनए आपको याद आना चाहिए। हाँ, ईएनए और स्पिरिट, सेक्शन 9 excluded from levy of GST, okay, excluded from levy of GST, and about levy of state excise, levy of state excise or VAT is subject to dispute, is subject to dispute। अभी तक क्लियर नहीं है, केस ओपन है। डन। तो चार्ट में आपको ये लिखना होगा तो लिख सकते हो। नहीं, मैं पहले कह रहा हूं, मैं जो स्क्रिबल नोट्स दे रहा हूं आपको मेरे साथ लिखना है। मेरे से पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगा, पर मैं शेयर यहाँ पे स्क्रिबल नोट्स आप लिखो मेरे साथ, आप एंगेज रहोगे। आपको स्क्रिबल नोट्स वो जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो आप लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो डन 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 डन। सेक्शन 9 एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी एंड अबाउट लेवी ऑफ स्टेट एक्साइज एंड वैट इज सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट। डन। ओके तो ये हमने देखा। चलो सो दोस्तों अब आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वो पूछो, फिर हमारा डिस्कशन हम यहाँ एंड करेंगे। सर पान मसाला आजकल तो पैकेट में आता है, एक में नॉर्मल सुपारी प्रोडक्ट होता है और सेकंड में टोबैको होता है। नॉर्मल सुपारी पे जीएसटी लगता है और टोबैको प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे एक्साइज और जीएसटी दोनों लगता है। पल्लवी का एक क्वेश्चन है, इंपोर्ट के केस में गवर्नमेंट किस जीएसटी के अमाउंट कलेक्ट करेगी? हाँ, इंपोर्ट के केस में क्या होता है, समझ लो कोई इंपोर्ट हुआ। ओके तो इंपोर्ट के केस में यहाँ पे आपको बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगता है। अब ये आईजीएसटी का रेवेन्यू वो स्टेट के साथ शेयर किया जाता है जो स्टेट का इंपोर्टर है। मतलब इंपोर्टर अगर राजस्थान का है, इंपोर्टर अगर राजस्थान का है या कर्नाटक का है या पंजाब का है, तो उस स्टेट को 50% रेवेन्यू दिया जाता है। 50% रेवेन्यू जो शेयर होता है आईजीएसटी का उस स्टेट के साथ शेयर होता है। उसके बाद में सर एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी पे भी जीएसटी लगेगा, राइट? हाँ, वो ऐड करना पड़ेगा बेटा। मतलब आपकी टिकट जो है यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ की है तो 100 रुपीज़ पे ईटी जो लग रहा है लोकल बॉडी का वो 10 रुपीज़ लग रहा है, टोटल 110, और ये 110 पे जीएसटी लगाया जाएगा। ओके सर अल्कोहल के रॉ मटेरियल के बारे में सोचा है इन्होंने, व्हाट अबाउट द रॉ मटेरियल ऑफ टोबैको? टोबैको पे तो जीएसटी लगता है ना, तो क्रेडिट मिल जाता है ना बेटा, क्योंकि टोबैको पे एक्साइज भी और जीएसटी भी है, तो उसके रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी लगेगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सर इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल पर आईजीएसटी लगेगा क्या? ओके यस बेटा, पर उसमें एसीडी 31 लगता है जिसके बारे में हम कस्टम में बात करेंगे। जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज, यस, क्योंकि सेक्शन 15 में आगे एक सेक्शन आएगा 15 वैल्यूएशन चैप्टर जो आपने इंटर में भी पढ़ा था। 15(2) में ये कहा है कि ऑल टैक्सेस टू बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू, तो सारे टैक्सेस इन एडिशन टू जीएसटी लगेंगे, वो सारे आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद में पहले जो जीएसटी लगा चुका है स्पीड पे, अब उसका रिफंड मिलेगा क्या? अभी कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फिलहाल तो दिया नहीं है, और कि गवर्नमेंट वेट हो रहा है, इंडस्ट्री वेट कर रही है क्लैरिफिकेशन कि कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ जाए। अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ गया भाई साहब तो रिफंड जरूर मिलेगा। ओके क्योंकि सेक्शन 15(2) कहता है कि आपको टैक्सेस ऐड करने पड़ते हैं। आगे मैं बताऊंगा। सर दोनों एक साथ नहीं हो रहा है बट स्पीड में जा रहा है लेक्चर, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रहा है मतलब
नहीं नहीं नहीं, डरो मत बेटा, कल मैं रिवाइज करूँगा, कल मैं रिवाइज करूँगा, डरो मत। सर आपने कल ऑर्डर आईडी नोट किया था बट आई डिडंट गेट अ कॉल। आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपको मैसेज आएगा, एक बार मैसेज देखो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में कोई बेनिफिट नहीं दिया अभी। ओके, सिर्फ अभी अल्कोहल वालों को खुश किया है। सर स्पीड बिल्कुल बराबर है, थैंक यू। सर कल की क्लास यूट्यूब पे होगी क्या? राइटिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि हम लिख रहे हैं बेटा, आप स्क्रिबल नोट बनाओगे, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। थोड़ा आप तो पढ़ो, डेफिनेटली आपको समझ जाएगा। ठीक है, डन। तो चलो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, और यहाँ पे कल का एक डेमो लेक्चर रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा कल का, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा, और कल के सेशन में जितना भी हुआ मैं फिर से आपको एक अच्छे से रिवाइज करके दूंगा दोस्तों। ठीक है, डन। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैं फिर से कह रहा हूं, स्क्रिबल नोट्स मेरे साथ बनाओ, क्योंकि सुबह आपका क्लास, दोपहर को ऑफिस, आप बहुत सी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। स्क्रिबल नोट प्लीज मेरे साथ बनाओ। ओके, आप इन्वॉल्व रहोगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, गुड नाइट बेटा, थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट टैक्स, चलो कल ये सवाल पूछ लो, मैं रिवाइज कर दूंगा आपको। कल ये सवाल पूछो, मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स रिलेटेड। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मजा आया आपके आज के लेक्चर में? तो एमजेड टाइप करो। अच्छा, जो स्टूडेंट को कुछ अभी भी इशू आ रहे हैं, पहले तो हम क्लास एंड करते हैं, यहाँ रोकते हैं। ओके, और यहाँ क्लास रुक जाएगी। अब मैं जिनको टेक्निकल इशू है उनके उनके ऑर्डर आईडी लूँगा, पर जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उसमें कट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ क्लास इज ओवर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब फटाफट ऑर्डर आईडी दे दो जिसके भी इश्यूज आ रहे हैं, फटाफट बेटा ऑर्डर आईडी दे दो जिनके भी इश्यूज आ रहे हैं। बेटा बुक में बात करता हूँ, सरोज आपका ऑर्डर आईडी दो। सर इंटर में जीएसटी छोड़ दिया, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाह वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो सेक्शन 74 में बताओगा साकेत, वो ले सकता है ऑन एक्सप्लेनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेस्ट भी लेंगे ना बेटा, हम टेस्ट भी लेंगे। वन 39694। नहीं बेटा, इस बार वॉल चार्ट नहीं है, वो बाय मिस्टेक लिस्टिंग में आ गया। इस बार मैं चार्ट वर्कबुक शीट दे रहा हूँ आप सभी को। 141336। थैंक यू सो मच। 141446 वो तो लिख लिया ना बेटा, 141446। ओके, थैंक यू सो मच। सरोज तुम्हारा आईडी क्या है? 139694। वो लिख लिया बेटा, साहिल लिख लिया मैंने।
सरोज तुम्हारा आईडी क्या है बेटा? 141699। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। डन।